जय हिंद। हम आपको बायोलॉजी के कोशिका का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बता चुके हैं। आपको दोनों वीडियो अपलोड भी है, फिर भी आप लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर इसका पार्ट 2 बनाइए। आप दोनों का पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया कीजिए। वैसे भी अगर आप किसी भी वीडियो में पार्ट 1 देखेंगे तो उसका पार्ट 2 रहता है। आप अपने चैनल के वीडियो पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो आ जाते हैं। तो अब हम आज समझते हैं लोग एक न्यूक्लिक एसिड चैप्टर है, उसके अंतर्गत हमको पढ़ना है डीएनए और आरएनए। देखिए न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसे हम केंद्रक अम्ल कहते हैं। अब इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिका के यानी सेल के न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है। अतः इसे हम लोग केंद्रिका अम्ल कहते हैं, क्योंकि यह किस में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। इसमें दो चीजें मेन होती हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। आप पता होगा डीएनए का पूरा नाम होता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां आप इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ होगा, देख लेंगे आप लोग। तो देखिए डीएनए से 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए आरएनए का किसके हिस्सा होता है? तो न्यूक्लिक एसिड की हिस्सा होते हैं। अब पूछेगा कि डीएनए का पहली बार अवलोकन यानी फर्स्ट टाइम किसने देखा? तो वो एक अलग क्वेश्चन है। और कहेगा कि डीएनए का खोजकर्ता यानी उसके डिजाइन को देने वाला कौन था? तो वो अलग क्वेश्चन है। देखिए डीएनए को पहली बार कार्ल्सबर्ग ने देखा था, याद रखिएगा कार्ल्सबर्ग ने। लेकिन डीएनए का जो मॉडल दिया, जिसके बाद हम लोग डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रक्चर जाने, उसको दिया था वाटसन एंड क्रिक्स ने। तो खोज कहेगा पहला अवलोकन तो कार्ल्सबर्ग, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। बाद में वाटसन एंड क्रिक ने आए और उन्होंने कहा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिकल, ये देख रहे हैं ना, डबल हेलिकल मतलब दो रस्सी टाइप का, एक इधर से है एक इधर से है। तो ये डबल हेलिकल या डबल द्विकुंडली इसका मॉडल होता है। तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, पूछेगा कि जो डीएनए या आरएनए होते हैं ये तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाए ही जाते हैं, कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अलावे ये और कहां पर पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियस के अलावे ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं और पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। तो ये 3 जगह पाया जाएगा, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? ये केंद्रक यानी न्यूक्लियस में। तो अब हम समझते हैं न्यूक्लियस में। आपको पता है कि हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना है। अगर इसमें से किसी एक कोशिका को निकालेंगे, उसको जूम करेंगे तो उसके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, केंद्रक। उस केंद्रक को जूम करके निकालेंगे तो उसमें मिलेंगे क्रोमोसोम। केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या हम बताए थे 23 जोड़ी या 46 होती है। तो हर एक कोशिका में एक केंद्रक होगा और उस केंद्रक के अंदर से आपको निकालना होगा क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 जोड़े, संख्या में 46। तो ये आप जो एक्स के समान संरचना देख रहे हैं यही है क्रोमोसोम। अभी ये 2 क्रोमोसोम दिखाया गया है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। इसीलिए इसे हमेशा जोड़ा में दिखाया जाता है। जोड़ा में भी क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये जोड़ा में जुड़े रहते हैं। तो ये हो गया क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को देखा गया कि आखिर इस ससुरा इसके अंदर है क्या। तो इसको जो खींचा गया ना, तो वही जो ये लच्छा के समान बन गया, इसी लच्छा को हम कहते हैं डीएनए, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे चल के जोहानसन नाम का एक वैज्ञानिक था, वो इसमें जोहने गया। देहात में खोजने को क्या कहते हैं? जोह देना। वो क्या किया ससुरा, और खींच दिया इसको, तो और पूरा छितरा गया। तो इसको कहते हैं लोग जीन। यानी जीन को समेटेंगे तो जीन का समूह क्या बन जाएगा? डीएनए। और डीएनए का समूह क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। यानी तीनों में कोई अंतर नहीं है, केवल ग्रुप का अंतर है। समझा यार? क्रोमोसोम को खींचे तो डीएनए और खींच दिए तो जीन। बाद में देखा गया ससुरा जीनों के अंदर कुछ है, तो उसे कहा गया न्यूक्लियोटाइड। वो हम आगे समझेंगे, अभी इसी वीडियो में उसको आगे समझेंगे। अब बात करते हैं मेन डीएनए की। तो देखिए डीएनए और जीन में कुछ खास अंतर नहीं है। ये हम लोग के डीएनए जो होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। अब यहाँ तक गएंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? देखिए जब कोई बच्चा माँ के पेट में पैदा हो रहा है, बन रहा है, तो उसमें 2 ही आंख होनी चाहिए। ये बात किसको पता होती है? उसके एक हाथ में 5 उंगलियां ही होनी चाहिए। ये बात किसको पता होता है? कोई ना कोई तो है जो उस माँ के पेट में भी उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भैया 5 उंगली हो गया बस।
कौन बताता है कि उसका 32 दांत होने चाहिए? कौन बताता है कि उसका बाल यहाँ होना चाहिए, मुंह पे बाल नहीं होना चाहिए? कौन बताता है कि मुंह यहाँ बनाना है? पता चला मुंह यहाँ बना दिया, नाक यहाँ बना दिया, सूंघ रहा है इसे, खा रहा है इसे, दिक्कत हो जाएगा। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन का एक ग्रुप है, ये सारा इंफॉर्मेशन डीएनए में है। कभी कभी डीएनए में थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन चली जाती है, तो देखते हुए कोई छांगुर पैदा हो जाता है, किसी का पूंछ निकल जाता है, किसी का 3 आंख हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो डीएनए डिफेक्टेड हो जाता है। जो चीज डीएनए में रहता है वो अगली पीढ़ी में कंफर्म जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि किसी भी चीज का अनुवांशिक गुण यानी खानदानी गुण जो उसके खानदान में आते आ रहा है, खानदान कहने का सेंस मानव जाति का खानदान। अब ये मत समझिएगा कि कोई किसी खानदान का तो अपने खानदान के गुण को ले आएगा। मानव जाति का जो अनुवांशिक लक्षण है वो कौन ले आता है? डीएनए। सपोज ऑप्शन में डीएनए नहीं है तो आप क्या डाल सकते हैं? जीन। और ऑप्शन में जीन भी नहीं है तो डोंट वरी, आप क्या डालिए? आपको क्या डालना पड़ेगा? गुणसूत्र, क्योंकि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम को खींचे तो डीएनए, और डीएनए को खींचे तो जीन। अब एक बार ना कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इसके बीच की लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की दूरी होती है। ये कभी रेयर ही पूछेगा, हालांकि ये तो अब अगर आप एम्स वगैरह का एग्जाम देंगे तब नहीं इतना डिटेल से पूछेगा, जनरल कंपटीशन में इतना डिटेल से नहीं पूछता है। तो आप बताइए जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कहाँ होते हैं? वो डीएनए में भी हो सकते हैं, जीन में भी हो सकते हैं, गुणसूत्र में भी हो सकते हैं। देखिए, जो चीज डीएनए या फिर जीन में चला गया वो अगली पीढ़ी में कंफर्म जाएगा। जैसे हम आपको जीएस पढ़ा रहे हैं, ये जीएस मेरे ब्रेन में है, ऐसा थोड़ी है कि ये जीएस मेरी कोशिकाओं के डीएनए में है। अगर मेरी कोशिकाओं के डीएनए में चला जाएगा ना तो मेरा बच्चा पैदा होते जीएस का विद्वान पैदा होगा, एकदम जीएस धड़ाधड़ बोलने लगेगा। ये जो जीएस है वो कहाँ है? ब्रेन में है। इसीलिए पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता है, क्योंकि पहलवानी उसके मांसपेशियों में है। अगर वही पहलवानी उसकी कोशिकाओं के केंद्रक में प्रवेश करके क्रोमोसोम के होते हुए डीएनए और जीन तक पहुंच जाएगा तो वो खानदानी लेकर उसे ढोने लगेगा। तो आप ये समझ गए कि डीएनए का काम क्या होता है। इसीलिए किसी का वो ओरिजिनल बच्चा है या नहीं, इसे डीएनए से जांच किया जाता है, क्योंकि डीएनए एक अलग सभी जीवों का डीएनए का एक अलग स्ट्रक्चर होता है। एक पिता का डीएनए पुत्र के डीएनए से मैच करते रहता है। तो ये डीएनए और आरएनए, डीएनए समझ में आ गया कितनी हेलिक्स होती है? डबल हेलिक्स। अब डीएनए से ही मिलता जुलता होता है आरएनए, उसे भी हम चर्चा करेंगे, बट इतना समझिएगा कि आरएनए में केवल एक ही स्टैंडर्ड होते हैं। अगर हम आरएनए की बात करेंगे ये, तो इसका स्टैंडर्ड केवल एक होता है, ये इस तरह से हो जाएगा तो ये आरएनए हो जाएगा। और वही डबल स्टैंडर्ड करिएगा तो वो डीएनए हो जाएगा। देखिए, डीएनए की इस बाहरी जो रस्सी के समान ये संरचना जो ये दिख रही है, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। देखिए, बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जहां आकर मिलते हैं उस जगह को हम कहते हैं क्रोमेटीन कहा जाता है। उस जगह को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटीन कहते हैं। तो यहीं पे आके मिलते हैं जो जगह, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटीन। अब हमको मेन समझना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब इस न्यूक्लियोटाइड में कई चीजें होती हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। चलिए तो हम उसको समझेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाते हैं उसको। देखिए, डीएनए के जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है तो इसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। पॉली मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा कर दीजिए, टेक्निक को ज़्यादा कर देंगे तो पॉलीटेक्निक हो जाता है, किसी चीज़ को ज़्यादा कर दीजिएगा तो पॉली हो जाता है। तो हम लोग इसे न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। देखिए, ये 2 टाइप का बेसिकली होता है, 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है फास्फेट। तो क्वेश्चन आएगा कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लड़का मार देता है नाइट्रोजन। बाबू, ये नाइट्रोजन बेस है यानी क्षार है, वो अम्ल क्षार वाला है ना, वो वाला क्षार है, ये तत्व थोड़ी है। कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो फास्फोरस पाया जाता है, फास्फेट के फॉर्म में रहता है। तो समझ में आ गया आपको, पहला फास्फेट हो गया। अब दूसरा समझिए न्यूक्लियोसाइड। और ये न्यूक्लियोसाइड 2 भाग में बंटता है, एक सुगर और एक नाइट्रोजन बेस। सुगर और नाइट्रोजन बेस। तो देखिए, आप याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि डीएनए 3 चीज से बना, सुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। आप इसको नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। अगर हम पूछ दें कि डीएनए के 3 एकदम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताइए, तो सुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। अब आप देखिए, सुगर में डीएनए में कौन सा सुगर होगा? डाईऑक्सीराइबोज सुगर। और आरएनए में कौन सा होगा? राइबोज सुगर। देखिए, डीएनए में नाम से ये डीएनए और आरएनए, तो इसमें कौन सा सुगर है? डी से डाईऑक्सीराइबोज सुगर, और आर से कौन होगा? राइबोज सुगर।
शुगर दोनों में अलग अलग होते हैं, तो समझ में आ गया, शुगर हो गया। आप नाइट्रोजन बेस यानी क्षार देखते हैं, ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पाइरेडेमीन। प्यूरिन और पाइरेडेमीन, देखिए पाइरेडेमीन थोड़ा सा बड़ा है लिखने में भी सुनने में भी, और पाइरीन थोड़ा सा छोटा है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। और पाइरेडेमीन के दो कंपोनेंट होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। थाइमिन और साइटोसिन, तो पहले इसको याद कैसे रखा जाएगा, देखिए इसका पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में है, हम यहाँ केवल कोड लिख रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो। देखिए पाइरेडेमीन थोड़ा सा बड़ा है और प्यूरिन थोड़ा सा छोटा है, इसको शॉर्टकट में याद रखेंगे एजी। महिलाएं अपने पति को शॉर्टकट में बुलाती हैं एजी। एजी का मतलब क्या था, अबे गधा। तो अगर आपकी पत्नी आपको बुलाए ना एजी माने अरे गधा, सुनो जी, सुनबे गधा, तो ये सब शॉर्टकट है उन लोग का, ध्यान दीजिएगा इस सब पे। तो ये छोटा है, खुद ही प्यूरिन छोटा है, और छोटा के लिए एक शॉर्टकट याद रखिएगा एजी। तो प्यूरिन में क्या आएगा एजी और पाइरेडेमीन में टीसी आता है। अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम उधर ट्रिक लिखे हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो प्यूरिन में क्या होगा एजी और पाइरेडेमीन में टीसी। तो अब ये इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से, तो देखिए एडेनिन थाइमिन से जुड़ा होता है, कितने बॉन्ड द्वारा, डबल बॉन्ड द्वारा। और ये जो ग्वानिन जुड़ा होता है ना, ये साइटोसिन से जुड़ा होता है। तो इसी को शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं एटीजीसी, एटीजीसी, समझ में गया। अब इधर वाला आप बताइए, तो एजी क्या है, ये है आपका प्यूरिन, और टीसी क्या है, टीसी हो जाएगा पाइरेडेमीन। तो यही ना आमने सामने जुड़ेंगे। तो एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन से, ग्वानिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। कौन सा बॉन्ड, एटीजीसी। तो पहले 2 आता है तभी ना 3 आता है, तो पहले डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आया। अगर कहें कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, फास्फोरस। एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। स्ट्रक्चर समझिए क्या होता है, ये बाहरी संरचना जो रस्सी के समान है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब इसमें एक साइड में है पाइरीन और दूसरे साइड में है पाइरेडेमीन। कैसे जुड़े रहते हैं ऐसे देखिए, एडेनिन जुड़ेगा थाइमिन से, ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन से, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, यानी एटीजीसी। शॉर्टकट क्या होता है, एटीजीसी। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, आरएनए में क्या होता है ना, केवल और केवल आप थाइमिन को हटाकर इसके जगह क्या लगा देंगे, यूरेसिल, तो वो बन जाता है आरएनए। यानी डीएनए और आरएनए में ज्यादा का अंतर नहीं है, केवल और केवल अगर यहाँ से हम थाइमिन काट के यहाँ पर हम लगा दें यूरेसिल, तो वो क्या बन जाएगा, आरएनए। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि डीएनए से आरएनए बनाने में नाइट्रोजन बेस में किसका चेंजिंग किया जाता है, तो केवल यूरेसिल का। अगर यूरेसिल हटा दे और तो हम अगर यहाँ हम थाइमिन जोड़ दे तो ये क्या बन गया, डीएनए, और थाइमिन हटा के यूरेसिल जोड़ दे तो आरएनए। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इसका मतलब यदि हमें डीएनए मिल जाए तो हम आरएनए बना लेंगे, और आरएनए मिल जाए तो डीएनए बना लेंगे। सपोज कि अगर हमारे पास डीएनए है, अब बताइए क्या है, थाइमिन है तो डीएनए। अभी देखिए इसमें क्या है, यूरेसिल, तो यूरेसिल होने की वजह से क्या है, ये आरएनए हो जाता है। तो आरएनए और डीएनए में ज्यादा का डिफरेंसेज नहीं होते हैं, समझ में आया। देखिए डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है, जबकि आरएनए में केवल सिंगल धागा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आप समझ में आ गया होगा आप लोग को डीएनए आरएनए। डीएनए तो कंप्लीट समझ में आ गया, अब हम आरएनए बताते हैं आपको, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। डीएनए आप समझ गए, चलिए अब हम समझते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाइऑक्सी इसमें नहीं होता है। तो राइबोज होने की वजह से इसमें जो शुगर पाया जाता है वो राइबोज शुगर पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन बेस हम आपको पढ़ाए हैं, थाइमिन के जगह पर यूरेसिल होता है, और इसकी संरचना डबल कुंडली की नहीं बल्कि एक ही कुंडली की होती है, अर्थात सिंगल हेलिकल होती है। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है निर्माण करना। अब प्रोटीन के बारे में आप समझिए, प्रोटीन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो 20 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब ये 20 अलग अलग एमिनो एसिड को अगर आप एक साथ जोड़िएगा तो ही बनेगा हमारा एक प्रोटीन। अब इस 20 एमिनो एसिड में 2 प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। 10 ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, उसे बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अतः इस 10 प्रकार का एमिनो एसिड जो शरीर में पहले से उपस्थित है उसे हम कहते हैं अनावश्यक, नॉन नेसेसरी। वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि
ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में 10 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड रहते हैं। अतः भोजन वाला 10 जो आवश्यक है हमें लेना, और शरीर में उपस्थित पहले से 10 जो अनावश्यक है लेना। इस 10 + 10 को जोड़ेंगे तो बनेगा 20 एमिनो एसिड। इसी 20 एमिनो एसिड को मिलाकर बनता है एक प्रोटीन। तो आप समझ गए एमिनो एसिड प्रोटीन बनाने के लिए कितने चीज़ों की ज़रूरत, 20 अलग अलग एमिनो एसिड की। यहाँ हम लिख दिए कि 10 अनावश्यक अमीनो एसिड शरीर में, 10 आवश्यक एसिड जो होते हैं अमीनो एसिड वो भोजन में, 10-10 मिलाएंगे 20 एमिनो एसिड को मिलाकर एक प्रोटीन बनता है। इसी प्रोटीन को बनाने में सहायक होता है हमारा आरएनए। आरएनए एक्चुअली प्रोटीन को पहचानने में मदद करता है। जैसे कि भोजन में जब हम खाते हैं तो उस भोजन में सभी प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम है कि पहचानना कि वह 10 आवश्यक जो है, जो कमी है शरीर में, उसको पहचानना। तो उसको पहचानने का काम करता है मैसेंजर आरएनए। पहचान के तुरंत मैसेज कर देता है, आ गया आ गया आ गया। तो जैसे आप भोजन करेंगे, खाना वाना पचेगा, तो उसमें जो एमिनो एसिड रहेगा तो जो जरूरी है उसको मैसेंजर, स्मॉल m से क्या हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए, ये पहचान लेगा और पहचान के रख लेगा। और आप बताइए प्रोटीन बनाने का काम तो राइबोसोम करता है। बताइए भोजन में अगर 10 को पहचान लिया, उसको लेके खुद ही जाएगा कि लो बनाओ, तब तक उधर से तो कुछ निकल जाएंगे सब। तो इतना होशियार है ये एमआरएनए कि वहीं खड़ा रहता है दूरिये पे, टुकुर टुकुर देखते रहता है, जो जरूरी आएगा पकड़ के रख लेगा। और ये मैसेंजर आरएनए खुद नहीं हिलता है, ट्रांसफर आरएनए को बोलता है, टीआरएनए। देखिए पहला अक्षर छोटा होना चाहिए, टी फॉर ट्रांसफर, इसको बुलाता है और कहता है कि रे टीआरएनए जल्दी जल्दी पकड़े हैं, ले जाओ इसको ले जाओ, ये यही जरूरी है, 10 को तो पहले से है, यही ले जाओ। तब वो लेके जाता है, टुकुर टुकुर देखते रहता है, आओ बताते हैं तुमको, एक को जाने नहीं देंगे। तो बताइए अमीनो एसिड की पहचान यानी मैसेज कौन दिया, मैसेंजर आरएनए। परिवहन करके कौन ले गया, ट्रांसफर आरएनए। कहाँ ले गया, जहाँ प्रोटीन बनता है। कहाँ बनता है, तो राइबोसोम के पास, तो वहाँ लेके जाएगा राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम आरएनए उसको क्या बना देगा, प्रोटीन बना देगा। तो 20 अलग अलग एमिनो एसिड से क्या बन गया, हमारा प्रोटीन। 10 आवश्यक की पहचान किया मैसेंजर आरएनए, पहचाने हुए एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले गया ट्रांसफर आरएनए, वहां उपस्थित राइबोसोम आरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर मदद किया प्रोटीन बनाने में। तो ये प्रोटीन बनाने में क्या करता है, मदद करता है। संश्लेषण मतलब होता है बनाना, समझ आ गया। आरएनए के प्रकार कितने हो गए, 3 प्रकार के आरएनए हो गए। आरएनए से डीएनए बनाना बड़ा इजी होता है। आप यूरेसिल के जगह थाइमीन कर दीजिए तो डीएनए, और थाइमीन के जगह पे अगर यूरेसिल कर दिए तो आरएनए। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाते हैं। देखिए अगर एक डीएनए है तो वो डीएनए खुद से एक और डीएनए बना लेता है, यानी अपने की तरह एक फोटोकॉपी बना लेता है। उस डीएनए से एक और डीएनए बना लेना अर्थात खुद की एक प्रतिलिपि तैयार करना रेप्लिकेशन कहलाता है। यानी एक डीएनए से एक और डीएनए बना लेना रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। ये समझ में आ गया। अब देखिए अगर आप चाहते हैं डीएनए से आरएनए बनाना, तो आपको बताएं कि डीएनए में उपस्थित थाइमीन को हटाकर उसके जगह यूरेसिल लगा दीजिए। तो डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से वापस डीएनए बना देंगे तो इसी क्रिया को उल्टा कर दीजिए तो उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी आरएनए है और डीएनए बनाना है तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के आधार पर आपके कोविड-19 वायरस की जांच की जाती है। उसके जांच को हम लोग क्या कहते हैं, आरटी-पीसीआर। आरटी-पीसीआर के बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा देंगे। अभी आप यहाँ केवल डीएनए से आरएनए समझिए। तो एक डीएनए से ही डीएनए बना देना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से वापस डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आप आरएनए को भी तोड़ दीजिएगा तो वो बन जाएगा प्रोटीन, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन।
अब आप प्रोटीन से ना आप आरएनए बना सकते हैं, इधर से वापस नहीं आ सकते हैं, इसलिए यहाँ तीर का निशान लौटने का नहीं है, यहाँ तीर का निशान लौटने का भी है, जाने का भी है। तो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से वापस डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। समझ में आ गया आप लोग को? ये आप डीएनए और आरएनए के बारे में कंप्लीट समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझा देते हैं कि कोविड-19 की जांच आरएनए और डीएनए से कैसे की जाती है।